अच्छे से स्टार्ट हो गया। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधर्मम्। तत्पर सूत्र ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में विग्रह गति के बारे में समझ रहे हैं। विग्रह गति का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है अर्चेश? एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करने में जो समय लगता है या मोड़ा लेता है, जो मतलब जरूर रहता है। तीन बताई ना परिभाषा, कोई सी भी एक बताओ, दोनों को मिक्स करके नहीं बताओ, है ना। मोड़े वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। यानी कब मोड़ा लेना कि एक भाव से दूसरे भाव ग्रहण करके जब जाता है तब जीव मोड़े लेता है, तो वो जो उसकी मोड़े वाली गति हो गई वह विग्रह गति कहलाती है। या फिर शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है। कार्बन का योग जब 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 आत्मा कार्बन का योग को ग्रहण करती है। और कार्बन का योग मात्र इसी समय होता है ऐसा नहीं है, इसलिए अपन हाँ वो नहीं होते, लेकिन पूरी परिभाषा बतानी पड़ेगी ना। कार्बन का योग केवली भगवान को भी होता है, तो यदि हमने ऐसा कर दिया कि विग्रह गति कब होती है तो जब कार्बन का योग होता है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि केवली भगवान को भी होगा। पूरी परिभाषा बोलो कि जिस समय जीव नौकर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं करता है, अनाहरक कहा उसे, और कार्बन का योग होता है, तो एक भाव से दूसरे भाव ग्रहण करने में जब इस प्रकार की व्यवस्था बनती तो विग्रह गति कहलाती है। वह विग्रह गति जो है उसमें फिर बताया कैसी होती है, अनुश्रेणी गति। डिस्कनेक्टेड हो गया क्या? तो चल रहा है। जो विग्रह गति है उसमें फिर जीव और पुद्गलों की गति बताई, तो वह कैसी होती? अनुश्रेणी। अनुश्रेणी का मतलब क्या है? अनुश्रेणी यानी आकाश प्रदेशों की जो सीधी पंक्ति है उसको अनुश्रेणी है। उसमें किसका गमन होता है? तो शुद्ध जीव और पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु, इनका गमन तो हमेशा सीधा ही होगा। और इसके अलावा भी गमन होता है, हमारा भी सीधा गमन होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है उसे उसमें किसको लिया है? जीव को और पुद्गल को लिया है। ये कल अपन ने समझ लिया था। अब इसके बाद में यहाँ पे आगे जो सूत्र नंबर 28 है वो समझ रहे थे। विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्यः। तो इसमें क्या बताया कि 4 समय से पहले वाली जो गति है वो कौन सी होती है? विग्रह गति होती है। तो वह विग्रह गति कितने समय की हो सकती है? 1 समय की, 2 समय की, 3 समय की, 4 समय की होगी क्या कि नहीं? क्या लिखा है सूत्र में? प्राक चतुर्भ्य, यानी चौथे समय से प्राक यानी पहले। चौथा समय विग्रह गति में इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 के पहले अर्थात 3 समय तक की विग्रह गति होती है। तो वह 3 समय की विग्रह गति कैसे बनती है कि कल अपन ने समझा था थोड़ा सा, कैसे मोड़े लिए जाते हैं, किस तरह से जन्म लिया जाता है। तो जीव 3 लोक का जो नक्शा है अपना, उसमें जन्म लेगा। यदि एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय से वह त्रस बन सकता है और त्रस से वह एक इंद्रिय बन सकता है।
यदि एक इंद्रिय से एक इंद्रिय बने तो लोक में कहीं पर भी जन्म ले सकता है, लेकिन एक इंद्रिय से त्रस बनेगा तो कहाँ जन्म लेगा? त्रस नाड़ी के भीतर ही जन्म लेगा। जैसे ये नक्शा है और ये इसमें ये जो बीच में बताइए ये स्ट्रेट है, क्या है? ये त्रस नाड़ी है। तो त्रस नाड़ी में त्रस जीव ही जन्म लेंगे। त्रस जीव मतलब कौन भाई साहब? त्रस जीव यानी कितने इंद्रिय जीव? नहीं, फिर एक इंद्रिय जीव कौन होंगे? एक इंद्रिय की एक ही इंद्रिय होगी, है ना। और त्रस यानी कौन होगा? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, यानी एक इंद्रिय को छोड़कर जितने भी जीव हो गए वो सब कौन हो गए? त्रस हो गए। तो त्रस जीव त्रस नाड़ी में जन्म लेंगे। तो एक इंद्रिय है तो वो कहीं पर भी हो सकता है पूरे लोक में, ठीक है। तो एक इंद्रिय यहाँ हो और यहाँ से यहाँ जन्म ले, यहाँ से यहाँ जन्म ले, यहाँ से यहाँ ले, ना नीचे से ऊपर ले, कहीं पर भी एक इंद्रिय है, उसको कोई बाधा नहीं है। और जो त्रस है, तो त्रस में फिर क्या लिमिटेशन हो जाएगा कि एक इंद्रिय कहीं भी हो, यदि उसको त्रस बनना है तो त्रस नाड़ी के भीतर जन्म लेगा। और त्रस एक इंद्रिय बने तो वो कहीं पर भी जा सकता है। त्रस नाड़ी के भीतर भी एक इंद्रिय है ना, तो वहां पे भी उत्पन्न हो, या त्रस के बाहर, त्रस नाड़ी के बाहर। तो वो कहाँ उत्पन्न होता है उसके अकॉर्डिंग उसके मोड़े बताए गए हैं कि कैसे उत्पन्न हो रहा है। हो सकता है वो यहाँ जैसे हम थोड़ा सा ही स्पेस लें, उस स्पेस में आज कुछ है नहीं ये रहा जैसे ये इतना छोटा सा अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर है और उसको उत्पन्न इधर होना है, तो भी क्या हो गया? इतनी सी पास में जा रहा है ना, लेकिन फिर भी क्या इसको कितने मोड़े लग जाएंगे? यहाँ से ये ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाए, और एक मोड़ा तो उसको लेना ही पड़ेगा। जबकि कहा ये इधर और इधर बहुत पास में, दूर नहीं है। तो वो किधर उत्पन्न हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। कितनी दूर हो रहा है उससे समय का तात्पर्य नहीं है ना। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि भैया तीन समय, चाहे 14 राज्यों में उत्पन्न हो, चाहे एक राज्यों में उत्पन्न हो, कितनी भी दूर हो, उसका समय कितना दिया है? मैक्सिमम 3 समय। चौथे समय में तो वह भाव धारण कर ही लेगा, मतलब जन्म ले लेगा, शरीर प्राप्त हो जाएगा। नहीं, 3 समय तक तो मोड़े लेगा और चौथे समय में वो शरीर में चला जाएगा। शरीर में चला जाएगा मतलब वो शरीर में उत्पन्न होने का शुरू हो जाएगा उसका। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो एक मोड़ा लेगा तो उसको एक समय लगेगा, 2 मोड़े लेगा तो 2 समय लगेंगे। तो इसलिए वो 3 मोड़े की मैक्सिमम विग्रह गति बताई है और उसका समय भी कितना बताया है? 3 समय। चौथे समय में वह जन्म ले लेगा। और जो आपने बताया कि जो अगला जो शरीर में जाना उसकी परमाणु ग्रहण करना है, तो चौथे समय में शुरू करेगा। मतलब अगर कोई 2 मोड़े वाला है तो जब तीसरे समय में, हाँ, तीसरे समय में वो लेना शुरू करेगा। और जैसा जो विग्रह गति है, जो सीधी गति है, जिसको मोड़ा एक भी नहीं आएगा, तो उसका समय भेद कुछ नहीं आएगा। कोई समय भेद नहीं, वो पहले लास्ट समय में उसके भाव जो शरीर है उसमें है, और अगले समय में उसका जो नया शरीर है उसमें उत्पन्न हो गया। हाँ, यहाँ से यहाँ पर अगले समय में पहुंच गया। ये त्रसनाड़ी का जो सिस्टम है सिर्फ जन्म लेने के लिए, जन्म लेने के बाद कोई त्रस जीव बाहर जा सकता है? नहीं, त्रस नाड़ी का मतलब ही ये है कि त्रस जीव इसके बाहर पाए नहीं जाते, किसी काल में नहीं पाए जाते। उत्पन्न भी वही होंगे, मरण भी वही होगा, पाए भी वही जाएंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते, चाहे देव हो, नारकी हो, कोई भी हो। त्रस नाड़ी के बाहर कौन मिलेंगे? तो जब भगवान समुद्घात करते हैं। समुद्घात मतलब क्या? कि वो अपने शरीर को पूरे लोक के बराबर फैला लेते हैं, आत्मा प्रदेशों को, शरीर को नहीं, तो पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो वो त्रस है ना उस समय, तो तब बस मिलते हैं, उसके अलावा कोई जीव त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाम ही त्रस नाड़ी। क्या पूछ रहे थे आप? मतलब वही बाहर जा सकते हैं, देवी भगवान वगैरह, तो अपन सब लोग त्रस नाड़ी में, अपन त्रस नाड़ी में, अपन त्रस है कि नहीं है? नहीं है। खुद कितने इंद्रिय जीव है अपन? 5 इंद्रिय जीव है, तो त्रस में आएंगे ना, ठीक है। तो सब आएंगे त्रस ही, तो इसका मतलब 2, 3, 4 इंद्रिय ही रहेंगे ऐसा नहीं है, एक इंद्रिय भी रहेंगे। ये अपना तीसरे चौथे अध्याय में आएगा जब लोक का स्वरूप, तो अपन अच्छे से समझेंगे, पूरा भूगोल उसमें बताए वहां पे विशेष रूप से समझेंगे। अभी तो सामान्य से यहाँ पर किस प्रकार से जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जन्म लेता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो
आहार बताए यहाँ पे, आहारक शब्द का प्रयोग किया है आगे। आहारक और अनाहारक। आहारक का मतलब क्या है? आहार यानी भोजन नहीं लेना है, यहाँ पे जो अपन ग्रास लेते हैं ना, वो वाला नहीं लेना। तो आहारक, इसको आहारक भी कह सकते हो या आहार भी बोल सकते हो आप सामान्य से। तो विशेष प्रकार के परमाणु है, परमाणुओं से बना हुआ एक स्कंद, उसको बोलते हैं आहार वर्गणाएं। तो उन क्या क्या होता है? औदारिक आदि 3 शरीर तथा 6 पर्याप्ति। औदारिक आदि 3 शरीर यानी हमारा शरीर, उसको कौन सा शरीर बोलते हैं? औदारिक शरीर। देवों का शरीर कौन सा शरीर है? वैक्रियक शरीर। और जो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज, उनको एक शरीर निकलता है, आहारक शरीर, समझेंगे आगे। तो ऐसे 3 शरीर और 6 पर्याप्ति कहिए। 6 पर्याप्ति यानी ये आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये पर्याप्तियां हैं। तो इनको पूरी होने में जो परमाणु जो ग्रहण करते हैं जीव प्रति समय, जो अपन ने कहा ना नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, तो वो नौकर्म वर्गणाओं को यदि जीव ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं आहारक। और जब यह नहीं ग्रहण करता है तब क्या हो गया? वह अनाहारक। आहारक कब कहा? जब ये पर्टिकुलर ये वाली वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। जैसे देव है, तो देव भी प्रति समय क्या कर रहा है? नौकर्म वर्ग कर रहा है। उसका शरीर उसको क्या कहेंगे? अनाहारक। क्या कहेंगे उसको? अनाहारक का मतलब क्या है? कि भोजन नहीं कर रहा है, उससे कोई संबंध नहीं है ना, भोजन से रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ये जो वर्गणाएं हैं जिनसे शरीर इत्यादि बनते हैं, उनको ले रहा है तो आहारक, और उनको नहीं ले रहा है तो अनाहारक। तो अपन कभी अनाहारक होते हैं क्या? अपन ने उपवास किया तो अनाहारक हो गए क्या? उसका संबंध नहीं ना। मतलब जिस समय से जीव का जन्म हुआ और जब तक मरण नहीं होता तब तक उस शरीर की परमाणु को जीव निरंतर ग्रहण करता रहता है। तो उतने पूरे समय तो वो कैसा है? आहारक। और उसके बाद मरण हो गया, और मान लो वो एक समय में चला गया अन्य भव्य में, है ना, उसने मोड़ा नहीं लिया, तो तब भी वह अनाहारक नहीं होगा, क्योंकि उसने तुरंत दूसरे शरीर के परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो यदि वह दूसरे भाव में जाने के बीच में उसने मोड़ा लिया, तभी वह अनाहारक होगा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 6 पर्याप्त, वो पर्याप्त नहीं, जो पर्याप्त जीव, तो वो अनाहारक हो रहा है। 6 पर्याप्ति का क्या मतलब है? कि कोई भी जीव जैसे शरीर बनाना है, तो शरीर बनाने के पहले उसके पास ऐसी शक्ति होना चाहिए कि जो परमाणु ग्रहण करेगा उसको वो उस शरीर में बदल सके। जैसे जो वर्गणा है वो तो क्या है? रॉ मटेरियल है। अब उस रॉ मटेरियल को ग्रहण करके यदि उसने देव में जन्म लिया तो उसको अपने देव जैसा शरीर बनाना पड़ेगा, है ना। मनुष्य में जन्म लिया है तो उसको शरीर मनुष्य जैसा बनना, मनुष्य जैसा है ना, उसके शरीर में रक्त होना चाहिए, मांस होना चाहिए, हड्डी होना चाहिए, ये सारे पदार्थ उसके शरीर में होना चाहिए। तो वो जो ग्रहण कर रहा है वो रक्त इत्यादि थोड़ी ग्रहण करता है, वो तो क्या ग्रहण कर रहा है? पुद्गल वर्गणाओं को। तो उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके वो अपना शरीर बना सके, ऐसी शक्ति, मतलब कन्वर्ट करने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं पर्याप्ति। तो वो पर्याप्ति होने के लिए, पूर्ण होने के लिए भी तब भी उसको क्या करेगा? ये परमाणु को ग्रहण करेगा। पर्याप्त हो जाएगा उसके बाद तो क्या होगा? प्रोसेस शुरू होगी। ये तो क्या है? कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे एक लड़की है, छोटी बच्ची है, तो उसके माता बनने का वो योग्यता है कि नहीं है? वो जिस समय जन्म लिया, स्त्री रूप से उत्पन्न हुई, तभी से उसके पास योग्यता है। लेकिन वह बनेगी कब? जब उसका विवाह इत्यादि होगा, तब वह माता बनेगी। तो ऐसे ही जो शरीर पर्याप्ति दिया बोली अपन ने, तो वो तो क्या है? कैपेसिटी है उसकी, कि वो जब जीव परमाणु ग्रहण करेगा तो शरीर इत्यादि बना सके। ये बनाना वह बाद में शुरू करेगा, अंतर मुहूर्त के बाद। लेकिन पर्याप्ति शक्ति तो जो क्या है, वो पहले ही उसके पास डेवलप हो जाती ये तो पर्याप्ति का बात होगा ना, जिसमें अपर्याप्त है। है।
है ना, उनके तो पर्याप्त पूर्ण होना ही नहीं है, तो भी वो वर्गणाएं तो ग्रहण करेगा। तो वर्गण ग्रहण क्यों करेगा? उसके पहले तो शरीर पर्याप्त के पहले तो उसका मरण हो जाएगा। लेकिन फिर भी तब तक भी वो वर्गणाएं तो ग्रहण करेगा ना, भले ही उसकी पूरी नहीं होगी लेकिन प्रोसेस तो शुरू करता ही है वो। अपर्याप्त जीव जो है वो भले ही पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा लेकिन वो पर्याप्तियां डेवलप करना तो शुरू करता है ना, नहीं तो उसको बोलते ही नहीं अपन कि भैया ये इसकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई है। वो 6 पर्याप्ति जो है उनको स्टार्ट करता है और उसके संबंधित उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ग्रहण करना भी शुरू करता है, लेकिन वो बीच में ही उसका क्या हो जाता है, मरण हो जाता है, वो पूरी नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नवकर्म को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी यहाँ डिटेल में नहीं देखते अपन। तो अब ये जो गति है विग्रह गति, तो उसमें अविग्रह और विग्रहवती ऐसे जो 2 भेद बन गए। ऐसा क्यों हुआ कि अविग्रह ने क्या हो गया, ईशु या ऋजु गति, बिना मोड़े वाली गति है, उसको क्या कहा, अविग्रह, क्योंकि वह विग्रह गति नहीं हुई। विग्रह गति किसे कहा अपन ने, मोड़े वाली गति को विग्रह गति कहा। जब वह जीव अनाहारक होगा तब वह विग्रह गति बनेगी। तो जब वह ईशु गति, ईशु यानी बाण होता है, बाण कैसा होता है, बाण समझते ना, धनुष बाण वाला ही है जो अपन करते हैं, तो बाण जैसा सीधा होता है। तो जैसी बाण की गति वैसी गति बिना मोड़े की, तो इसलिए उसको क्या कहा, अविग्रह। और बाकी जो मोड़े वाली गति उनके 3 नाम दिए। ये विग्रह गति 3 प्रकार की हो गई, पाणिभट्टा, लांगलिका और गोमुद्रिका। विग्रह गति ने विग्रह वाली। तब ये एक एक करके अपन समझ जाते हैं। आपको लिखना था क्या, ठीक। तो पहली है ऋजु गति या ईशु गति। तो इसमें मोड़ा है क्या, मोड़ा नहीं है, ये देख रहे ना अपन, या तो नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जन्म ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कहीं भी जन्म ले, उसकी गति कैसी होनी है, सीधी। इसमें अपन देखेंगे यहाँ से यहाँ जन्म लेना है तो कोई मोड़ा नहीं लिया उसने, तो एक समय में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसका समय कितना बताया, एक समय। और उसमें अनाहारक रहेगा क्या, कि अनाहारक नहीं होगा, मतलब जिस समय मरण हुआ यहाँ पे और यहाँ पहुंचना है उसको, तो उसी समय उसने वर्गणाओं को, दूसरे शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया। वो एक भी समय ऐसा नहीं गया जब उसने नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना स्टॉप कर दिया। तो जो ईशु गति है, ऋजु गति है, वो कैसी हो गई, विग्रह गति नहीं है वो, है ना। एक बिना मोड़े वाली जो सीधी गति वो कैसी हो गई, विग्रह गति नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। क्या, अविग्रह, अविग्रह कहा ना उसको। तो इसमें विशेष क्या है कि कितनी भी दूर हो, अब जैसे कि लोक का अपन ने नक्शा देखा, यहाँ पर है कोई जीव एक इंद्रिय और उसको कहाँ उत्पन्न होना है, यहाँ, ठीक है। और मोड़े की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से लेकर सीधे यहाँ पर जाता। तो कितनी ऊंचाई है इसकी लोक की, 14 राजू, 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, ऐसा बोलते हैं ना अपन। कहा था 12 भावना, कौन सी वाली, ठीक है। तो इसमें ये मतलब लोक का जो ऊंचाई है वो है 14 राजू। तो यहाँ पर उसको जन्म लेना है तब भी वो कितने समय में पहुंचेगा, एक समय में। मतलब यहाँ है 25वें समय पे, 26वें समय पे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ उसका जन्म हो ही गया। इस तरह से परमाणु हो तो परमाणु भी पूरा एक समय में चला जाता है अगर व्याघात नहीं हो तो उसको। तो एक समय मतलब अभी आधा यहाँ उत्पन्न करा मध्य लोक में उसको, तब भी कितना लगेगा, एक समय। इधर से आप इधर चले जाओ 3.5 राजू इधर, तब भी कितना, एक समय। अरे दूरी से कोई मतलब नहीं है अपने को, एक समय में वो कहीं पर भी पहुंच जाएगा अगर उसकी सीधी गति है तो वो थोड़ा ज्यादा समय हो गया और 3.5 राजू तो कम होगा, वो उतनी स्पीड से जाएगा, उस एक समय में वो कवर कर लेगा। एक समय कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, जो समय अपन ने लिया वो तो सबसे छोटी यूनिट लिया ना, समय से छोटा समय नहीं हो सकता।
आप बोलो कि ये बड़ा समय लग रहा है और यहाँ छोटा समय लग रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये एक समय नहीं हुआ, ये ज्यादा समय हो गया 14 राज्यों में जो गया। डिस्टेंस ज्यादा लेकिन उतने समय में पहुंच जाएगा। ये जीव का तो पक्का रहता है कि जैसे जो गति होगी है उसके हिसाब से उसका गमन होगा, तब उधर परमाणु का किस हिसाब से कर ले, उसमें कोई बाधा नहीं, वो यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए। तो कैसे होता है, मतलब जैसे जीव में तो जीव के साथ स्वयं से होता है उसका, उसमें स्वयं में क्रियावती शक्ति पाई जाती है, तो वो एक्टिव हो सकता है, मतलब उसमें परिणमन हो सकता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ऐसे लाइट बोलते हैं कि नहीं अपन, लाइट प्रकाश के लिए बोलते हैं ना, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, लाइट ट्रांसफर होती है, साउंड वेव्स ट्रांसफर होते हैं, इस तरह से अपन बोलते हैं। तो एक परमाणु के लिए भी कहा जा सकता है कि वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो। तो उनको तो अपन भेजते लाइट वर्ग से थोड़ी कि वो कहीं से भी चल जाती है। हाँ, वो भेजते हैं, बराबर है, तो उसको देखना पड़ेगा। मैंने मतलब देखा नहीं कि उसमें उसको किसी का टकराव होता है तब वो जाता है, ट्रांसफर होता है, कि कैसे क्या होता है। जीव का तो जैसे अभी अच्छे कर्म किसने करा था उसको देव, ये तो कर्मोदय के निमित्त से जा रहा है ना, तो जीव की यहाँ पर एक इंद्रिय था, अभी वहां बनने वाला एक इंद्रिय, तो उसका वहां उत्पन्न होना है, तो उसके कर्मोदय के निमित्त से वो इधर से उधर गमन कर रहा है। इच्छा पूर्वक जा सकते हैं, इच्छा तो नहीं आ सकता, उसकी इच्छा नहीं पाई जाती पुद्गल की, जीव इच्छा पूर्वक गमन करता है। देख के बताएंगे। तो ईशुगति समझ में आया, सरल है ईशुगति में तो इतना नहीं। फिर बाद में है दूसरी पाणी मुक्त गति। पाणी मुक्त मतलब क्या होता है, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं ना, पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब क्या होता है, पानी ग्रहण यानी ये हाथ जो होते हैं उसको अपन हाथ को पानी बोलते हैं। तो पानी मुक्त यानी हाथ से जैसे अपन ने जल की धारा छोड़ी, आप पानी छोड़ोगे तो कैसे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा हाथ से, तो यानी एक मोड़ा हो रहा है। ये आगम की भाषा जो इन्होंने उदाहरण, ऊपर से नीचे ले लो जल की धारा, हाथ से हमने कोई चीज छोड़ी तो वो नीचे गिरेगी मुड़ती हुई। तो एक मोड़े वाली जो गति है उसको विग्रह गति कहेंगे। तो एक मोड़ा लेगा तो यहाँ नीचे से ये यहाँ तक गया, ये एक मोड़ा लिया और यहाँ पर दूसरे समय में उत्पन्न हो गया। तो ये जो एक मोड़ा लिया तब तक तो कैसा रहा, वह अनाहारक रहा, और दूसरे समय में कैसा हो गया, यहाँ पर उसने आहारक ग्रहण कर लिया। तो अनाहारक का काल कितना हो गया इसका, एक समय है ना, और टोटल समय कितना लगा इसको, 2 समय, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 समय लगे। और विग्रह गति कितने समय की हुई, विग्रह गति तो एक ही समय की होगी। विग्रह गति कितनी गिन रहे हैं अपन, जब तक मोड़ा है तब तक ही गिन रहे, जब तक अनाहारक है तब तक, भले इसको 2 समय लगे वहां तक पहुंचने में, लेकिन विग्रह गति अपन कितनी देखेंगे, इतनी ही देखेंगे। इस मोड़े के बाद से आहारक शुरू हो गया इसलिए उसकी विग्रह गति नहीं गिनी जाएगी। समझ में आया। फिर तीसरी है लांगलिका। लांगलिका यानी हल वाली जो शेप होता है, इसको आप देखोगे तो हल में ऐसा होता है ना, फिर वो इसको ऐसे ऐसे करते जाता है, बेल चलाता है, तो वो जो हल का शेप है वैसे शेप वाली ये गति इसके कारण से इसका नाम दिया लांगलिका गति। तो इसमें कितने मोड़े बताए हैं, 2 मोड़े बताए हैं। तो ये 2 मोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे ये यहाँ है और यहाँ उत्पन्न कराना है अपने को, तो एक मोड़ा यहाँ और एक मोड़ा इधर, ये से आप देखोगे ना, तो यहाँ नीचे अपन ने लिया इसमें, और उत्पन्न किधर कराना है, इधर कराना है, इसका डायमेंशन चेंज हो गया। तो पहले नीचे से ऊपर जाएगा, एक मोड़ा लिया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये दूसरा मोड़ा, और फिर इधर आ गया, तो ये 2 मोड़े बन गए। तो समान जो शेप वाला कोई क्षेत्र होगा तो उसमें मैक्सिमम 2 मोड़े कहीं पर भी हो उसका काम हो जाएगा। मैंने आपको बोला था आप सोचना कितने मोड़े लगेंगे, सोचा कि नहीं सोचा, 2 ही लगेंगे, कहीं से कहीं भी वो उत्पन्न हो मैक्सिमम 2 मोड़े, उसमें उसके बाद तीसरा मोड़े का काम नहीं लगेगा। 3 समय से नहीं, मतलब उसका काम ही बन जाएगा ना, कहीं पर भी आप उसको घुमवा लो, कहीं पर भी आप जन्म और मरण का क्षेत्र सिलेक्ट कर लो
वो 2 मोड़े में पहुंच ही जाएगा, उसको 2 मोड़े से ज्यादा लगनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे भी वो डिस्टेंस वाला जो नियम है वो तो कंटिन्यू चलेगा ही, कि कितनी भी डिस्टेंस हो उसमें उसका टाइम कम ज्यादा नहीं होना है। टाइम किसका देख रहे हैं अपन, मोड़े के हिसाब से देख रहे हैं। तो इसके ये यहाँ पर था जी, और यहाँ से यहाँ आया और फिर इधर जाकर पीछे उत्पन्न हुआ। अपने को क्या लग रहा है कि ये यही तो है, यहाँ सीधे क्यों नहीं जा सकता है, तो ये पीछे है ना, ये आगे है पीछे है, उस तरह से आप समझ लेना। तो इस तरह से ये कितने समय तक अनाहरक रहा, कि 2 मोड़े यहाँ तक लिए ना, एक मोड़ा ये और एक ये दूसरा, तो तब तक ये अनाहरक रहा, और तीसरे समय में क्या हो गया, आहारक। तो टोटल समय तो कितना लगा, 3 समय, और अनाहरक कितने समय रहा, 2 समय। विग्रह गति कितने समय की हुई, 2 समय की। टोटल उसको एक भाव से दूसरे भाव में जाने में 3 समय लगे, लेकिन विग्रह गति कितने समय की हुई, 2 समय की। क्यों हुई, क्योंकि मोड़े कितने लिए, 2, है ना। अनाहरक कितने समय तक रहा, 2 समय तक। पर एक वो भी तो फिर यहाँ पर विग्रह में वो मोड़ा भी लेंगे ना, यहाँ पे मोड़ा तो लेना ही है। तो यहाँ शरीर हो गया ना, उसका शुरुआत समझ लो आप फिर, कि यहाँ उसने परमाणु ग्रहण करना शुरू कर दी, मतलब वो आ गया वो शरीर में, ऐसे समझ लो। तो इसलिए वो 2 समय की विग्रह गति हो गई। फिर अब है तीसरी गोमूत्रिका। गोमूत्रिका यानी कि जो गाय का मूत्र है वो ऐसी सी गति वाला होता है। एग्जैक्टली अब वो किस तरह से वो दिखाना चाहते हैं वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर अपन समझेंगे तो वो ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब तिरछा टाइप से है। ये भी कब बनेगी, कि जब ये अपन ने कोने वाला समझा था, कोने में कोई है जीव और इधर कोने में कहीं उत्पन्न होना है उससे। एक तरस नाड़ी के अंदर ही इतने ही क्षेत्र में यदि उत्पन्न हुआ तो 2 मोड़े में वो उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा मोड़ा किसके लिए बताया, निष्कुट क्षेत्र में। निष्कुट क्षेत्र यानी ये जो कोने वाले क्षेत्र है इनको क्या बोला, निष्कुट क्षेत्र। तो इनमें यदि वह जन्म लेगा तो उसके 3 मोड़े बनेंगे। प्राक चतुर्भ्य का ना, चौथे समय से पहले, तो आपने 4 ही समय से पहले कहा, ऐसा क्यों कहा, 4 समय कह देते, 5 समय कह देते, विग्रह गति के 3 समय ही क्यों लिए। इसका कारण क्या है कि लोक में कहीं भी उत्पन्न कराना हो जीव को, 3 मोड़े से ज्यादा उस मोड़े लगेंगे ही नहीं, 3 मोड़े में उसका काम हो जाएगा, है ना। कम से कम हो तो एक भी मोड़ा नहीं ले, और ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 मोड़े, तो 3 मोड़े के भीतर वो अपने जन्म क्षेत्र पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसका देखें, इसका समझ में आया कैसे बनेगा, कि ये अब इसमें क्या है, अपना क्षेत्र जो है ये इसका सिमिलर है। तो आप इसमें समझ लो कि यहाँ पर ऐसे तिरछा है, वो अंदर की साइड कहीं है, यहाँ पे है, और फिर उसको उत्पन्न इधर होना है, और उसमें भी पीछे साइड है, तो वो यहाँ से यहाँ सीधे ऊपर नहीं आ सकता, तो उसको पहले बीच में आना पड़ेगा। बीच में आकर वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके उसी दिशा में इधर जा रहा है। अब वो मान लो पीछे है, आगे है, कहीं पर है, तो उसके लिए एक टर्न उसको और लेना पड़ेगा। तो यहाँ से निष्कुट क्षेत्र से वह इधर आया, ठीक है, फिर ये इधर ऊपर गया, एक मोड़ा हो गया, फिर ये दूसरा लेकर के इधर आया। अब ये यहाँ आगे पीछे कहीं पर भी है, तो उसके लिए उसको एक मोड़ा और लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 मोड़े लग जाते हैं। जन्म तो उसमें कोई बाधा नहीं है ना, निष्कुट से निष्कुट में ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निष्कुट से निष्कुट में जन्म लेने के लिए फिर उसको 3 मोड़े लगा। निष्कुट से निष्कुट हो तो भी जरूरी नहीं है, तो अपन ने यहाँ पर बताया है, वो निष्कुट से इधर जैसे यहाँ तक गया, और सामान्य से उसको 3 इधर निष्कुट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर त्रस नाड़ी के अगर हुआ तो वो यहाँ पर टर्न लेकर यहाँ पर कहीं पर भी उतनी जगह तक ही दूर तक ट्रेवल करेगा। कहाँ पे, जैसे वो जहाँ से बात ये दिखा, हाँ, और ठीक इसके पास वाले या इसके 3 प्रदेश आगे इसका जन्म होना है, हाँ, 0 में भी हो सकता है। वो तो निष्कुट निष्कुट वाले का ही बोल रहे हैं कि 3 मोड़े तभी लगेंगे क्या, तो ऐसा वो भी कुछ तो नहीं। निष्कुट ही तो है ना, वो जगह भी निष्कुट ये ऊपर वाला निष्कुट बोल रहे हो, ये निष्कुट से ये निष्कुट में जाएगा तभी 3 मोड़े होंगे। निष्कुट मतलब ये सामान्य से जो एक्स्ट्रा निकला हुआ पोर्शन है ना, और जो क्षेत्र बना हुआ लोग का, त्रस नाड़ी के बाहर का जो हो गया, हाँ,
इसको अपन निष्कुट बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है ये। तो ये निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेगा तब ही 3 मोड़े बने। इधर ही अंदर हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसको। यहाँ से ऊपर जाना है तो वो यहाँ से सीधे नहीं जा सकता है, इसके लिए अपन ने उसको इधर भेजकर फिर इधर भेजा। अब मान लो ये नहीं है, ये ऊपर वाला क्षेत्र नहीं है, वो इधर ही कहीं जन्म लेना और है वो यहाँ पे, तो क्या होगा? आप कम इमेजिन करके देख लो ना, 2 मोड़े में काम हो जाएगा उसका। आप घटा के देखना कैसे होगा कि वो जीव जो है उसको मान लो अपन यही ले लो, ये इधर इधर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लेना है तो वो यहाँ से बस यहीं तक जाएगा और सीधा ऊपर चला जाएगा, और पीछे आगे होगा तो 1 मोड़ा और ले लेगा उसके लिए, 2 मोड़े में उसका काम हो जाएगा। अभी तक वो जन्म नहीं लेगा, हाँ, है ना। अब इसमें समय 4 आ रहा है, तो ये मतलब ये क्या है? 4 समय, चौथे समय में तो वो जन्म ले लिया उसने, और 3 समय तक वो अनाहरक रहा। 1 समय, 2 समय, 3 समय। शुरू हो गया इसलिए उसको जन्म आना। तो विग्रह गति तो 3 ही समय की हुई, 3 समय तक की विग्रह गति, 3 समय तक का कार्माण शरीर और 3 मोड़े, 3 समय तक अनाहरक। ये वो वाला नहीं है ना, ये वो आहारक शरीर अलग होता है, वो निकलता है। और ये आहारक जो है, आहारक अनाहारक, ये अपन ने वर्गणाओं को लिया है कि जो जीव प्रति समय शरीर के लिए जो वर्गणाएं ग्रहण करता है उससे आहारक कहा है। वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है तो जीव आहारक है, और वो तो आहारक शरीर निकल रहा है, सफेद मतलब पुतला, तो वो तो शरीर ही हो गया। और यहाँ आहारक जीव को कहा है। कब कहा है? कि जब वो आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है तब आहारक। तो आहारक शरीर निकलेगा तब भी जीव आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वो शरीर कैसे बना है? वर्गणाओं से बना ना, तो उसको बनने के लिए भी उसको वर्गणाएं चाहिएंगी, तो तब भी जीव वर्गणाएं तो ग्रहण कर ही रहा है। समझ में आया? अभी थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। 3 समय, 1 समय, 2 समय, कितने मोड़े होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जन्म लेता है। अब यहाँ पर आगे सूत्र में बताते हैं कि जो बिना मोड़े वाली होती है उसमें कितना समय लगता है। सूत्र नंबर 29, एक समया विग्रह। एक समय जो है उसमें अविग्रह, यानी एक समय वाला जो है, एक समय मतलब अविग्रह, यानी क्या कहा कि जिसमें बिना मोड़ा है, विग्रह नहीं है, उसमें एक समय लगता है। एक समय ने यहाँ जीव ने वर्ण किया और अगले समय में वह उत्पन्न हो गया। तो बिना मोड़े वाला अविग्रह यानी बिना मोड़ा, विग्रह यानी क्या बताया? मोड़ा। तो अविग्रह यानी बिना मोड़ा। तो जो बिना मोड़े वाली गति है उसमें कितना समय लगता है? एक समय लगता है। लेकिन यह क्या है? यह विग्रह गति नहीं है, अविग्रह शब्द लिखा है ना, क्या लिखा? अविग्रह। तो ये विग्रह गति नहीं है, क्योंकि इसमें जीव अनाहारक नहीं हुआ है, प्रति समय आहारक है। कोई सा भी जीव हो। हाँ, यहाँ पर अपन ये नहीं देख रहे कि मनुष्य देव नारकी तिरंज, यदि वह जहाँ जो भी उत्पन्न हो रहा है, जैसे देव, मनुष्य देव में उत्पन्न हो, सीधे उसको जहां उत्पन्न होना है सीधे ऊपर ही है, तो मोड़ा नहीं लेगा, है ना। एक इंद्री से एक इंद्री, आलू के जीव है वही पास में उत्पन्न हो रहा है, उसको मोड़ा नहीं लेना पड़ रहा है, तो भी उसको क्या हो गया? एक अविग्रह, यानी बिना विग्रह गति वाली रिजु गति हो गई उसकी, एक समय में उत्पन्न हो गया हुआ। या नरक में ले लो अपन, जहां बैठे वही नीचे पहले नरक में उत्पन्न हो गए, तब भी मोड़ा नहीं लिया। तो कोई हम इस पर्टिकुलर जीव को नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं कि वो सीधी डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है। ठीक, 0 मोड़े में भी 1 मोड़े में भी नहीं, बिना मोड़ा कहा ना यहाँ पे। हाँ, तो 1 मोड़ा लेगा तब दूसरे समय में उत्पन्न होगा। 1 मोड़े में तो उसको एक समय लगेगा और फिर दूसरे समय में उत्पन्न होगा। उसकी बात। यहाँ तो बिना मोड़ा है ना, देखो वापस से देखा, ये 1 मोड़ा लिया ना, तो 1 मोड़ा में कितना लिखा है? अनाहारक का 1 समय, और टोटल समय कितना लगा? 2 मोड़ा, 2 समय।
एक मोड़े में। और जब वो एक समय वाला है, ऋजु गति वाला है, तब क्या लिया है, तब उसको एक समय, टोटल समय एक समय लगा। और इसके जो दो समय वाला है उसके टोटल समय कितना है, 2 समय लगा। एक मोड़े वाले के टोटल समय 2 लग रहा है, और बिना मोड़े वाले का जो टोटल समय है उसका कितना लग रहा है, 1 समय लग रहा है। क्योंकि बिना मोड़े वाली जो गति है उसमें मोड़ा नहीं है, इसलिए वो बिना समय के चला जाएगा, अगले समय में वो उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद में सूत्र नंबर 30। ये बताए, अभी करा नहीं, अपन ने पढ़ा नहीं सूत्र, पर वो अपन ने समझ लिया है कि एक समय, 2 समय या 3 समय तक अनाहारक रहेगा, जितने मोड़े हैं उसके अकॉर्डिंग उतने समय तक। सूत्र पढ़ लेते हैं। तो उसमें भी तो इसके पहले सूत्र में भी यही लिखा हुआ था। किसमें? एक समय वाले में। एक समय वाले में तो ये बताया कि बिना मोड़े वाली गति रहती है। इस सूत्र में नहीं आया, अपन ने समझ लिया है, सूत्र में नहीं आया है। एक समय की अविग्रह यानी बिना विग्रह की गति होती है, ये अपन ने पहले समझ लिया, लेकिन सूत्र में अभी आया है। वो समझने के हिसाब से सब पहले एक साथ ले लिया कि एक एक करके समझाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। सूत्र नंबर 30। एकम द्वौ त्रिन्वानाहारकः। एकम द्वौ त्रिन्वानाहारकः। और उसमें साइलेंट होता है, तो एकम यानी एक, द्वौ यानी 2, त्रिन्वा तीन, वा, इस तरह से उसको अलग अलग करेंगे। त्रीन यानी 3, वा यानी और 3 समय तक, नाहारक, अनाहारक है ना, उसमें अ छुपा हुआ है। तो एक समय अनाहारक रहेगा, 2 समय या 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। कब? विग्रह गति में। तो एक मोड़ा लेगा तो कितने समय तक अनाहारक रहेगा? 1 समय। मोड़ा कितना लिया? 1 समय। 2 समय लगा, लेकिन अनाहारक कितना समय तक रहेगा? अपन किसकी बात कर रहे हैं? अनाहारक की। तो एक मोड़ा लेगा तो 1 समय तक अनाहारक, 2 मोड़ा लेगा तो 2 समय तक अनाहारक, और 3 मोड़े लेगा तो 3 समय तक अनाहारक रहेगा। चौथे समय में वह आहार ग्रहण करेगा। तो विग्रह गति भी अपन कितनी बताई? मैक्सिमम 3 समय की। तो विग्रह गति में जीव 1 समय, 2 समय या 3 समय तक अनाहारक रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको नहीं भी हो, मोड़ा नहीं लिया तो अनाहारक नहीं होगा। ये दोनों केस बता दिए। ये किसकी अपेक्षा से बताए? सामान्य जीवों की अपेक्षा से, यानी कोई भी हो सकता है। मुक्त जीव होंगे तो उनकी बिना मोड़े वाली गति होगी, लेकिन संसारी जीव होगी तो उनकी मोड़े वाली भी हो सकती है और बिना मोड़े वाली गति भी हो सकती है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा कब तक चल सकता है, कब कितने समय तक ऐसा हो कि बिना मोड़े के उत्पन्न हो या मोड़े लेकर उत्पन्न हो, कैसा हो सकता है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन अपन कल समझेंगे। और उसके बाद जो जन्म है वो अपन समझेंगे, सम्मूर्छन इत्यादि जो जन्म होते हैं, गर्भ, उपपाद, जन्म के प्रकार कल से शुरू करें। कुछ प्रश्न है इसमें? और एक और भी, अभी अपन सब जीव के लिए, जीव को देखे सब समझा कि अगला जन्म लेगा तो तो शुद्ध बुद्धल का बस उसमें बिना मोड़े का ही गमन है, वो बता दिया उन्होंने। हाँ, फिर जो मोड़े वगैरह चल रहे हैं ना, जो ये इसके चलते हैं स्कंद के, जैसे कि बुद्धल का शुद्ध प्रमाण, उसको भी निष्कुल क्षेत्र में जाना हो तो, हाँ, तो उसको फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मोड़े लगे तो उसमें भी ऐसा होगा कि लास्ट में उसको जिस बुद्धल में जाना है तो उसके वो ग्रहण कर, वो देखेंगे कि वो निष्कुल क्षेत्र में जाता है, क्या करता है। तो जनरली जो स्टेटमेंट पढ़ा है उस हिसाब से कि वो सीधा गमन करता है, ऐसा ही ज्ञात है। कुछ मोड़े लेता है कि नहीं लेता है वो देखते हैं, देखेंगे दोनों चीज, ये कैसे जाता है और मोड़े लेता है कि। और कुछ? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी में